करने लगता है। लेकिन वीडियो चलने से पहले ही लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो जाती है, जिससे अयांश लैपटॉप के पावर बटन को प्रेस करता है, लेकिन लैपटॉप नहीं खुलता, जिससे वो समझ जाता है कि लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है। कुछ देर लैपटॉप को घूरते रहने के बाद अयांश को याद आता है कि उसके लैपटॉप का चार्जर कमरे में है, जिससे वो उस ड्राइव को अपने लैपटॉप से निकाल देता है और अपने सबसे सेफ ड्रॉर में रखकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे की लाइट अभी भी जल रही होती है, जिससे अयांश अपने कमरे के अंदर दाखिल होने से थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन कुछ देर कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद वो कमरे में आ जाता है। कमरे के अंदर आने के बाद अयांश ना चाहते हुए भी अपने बेड पर एक नजर देखता है। वहाँ उसे सिर से पांव तक कंबल से ढकी एकांशी लेटी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर अयांश को लगता है वो सो गई है, जिससे अयांश अपने वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है और कुछ ही देर में शावर लेने के बाद नाइट सूट पहने अपने रूम में आकर चार्जर उठाकर कमरे से निकलने लगता है। निकलने से पहले वो फिर एक बार अपने बेड की ओर देखता है। एकांशी सच में सो चुकी होती है, उसका चेहरा आधा कंबल से ढका हुआ होता है, उसके बाल बेड से नीचे लटक कर फर्श को छू रहे होते हैं, जिसे देखकर अयांश के कदम अनायास ही अपने बेड की ओर बढ़ जाते हैं। वो एकांशी के बिल्कुल करीब खड़ा उसके आधे दिख रहे चेहरे को देखने लगता है और देखते हुए ही झुककर एकांशी के बालों को अपने हाथ से उठाकर बेड पर रख देता है। कुछ देर तक एकांशी को वैसे ही देखने के बाद वो अपने लैपटॉप के चार्जर को वही साइड टेबल पर रख देता है और खुद बेड के दूसरे पाले पर लेटकर सो चुकी एकांशी को ही देखने लगता है। एकांशी को देखते हुए कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। सुबह एकांशी के उठने से पहले अयांश की आंखें खुल जाती है। वो उठकर अपने तरफ के बेड को इस तरह से सीधा कर देता है जैसे वहाँ कोई सोया ही नहीं था, और वो रेडी होकर अपने चार्जर को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम से वो अपना लैपटॉप और उस पेन ड्राइव को भी लेकर हॉल में आ जाता है। वो घर से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है, जिसे देखकर वो किचन में चला जाता है और फ्रिज खोल कर देखता है। उसमें भी अभी बहुत सारा खाना रखा होता है। सब कुछ देखने के बाद अयांश मन में सोचता है, इस लड़की ने खाया क्यों नहीं है ये सब, ये तो ज्यादा था, क्या उसे मेरी मंगाई हुई चीजें अच्छी नहीं। इतना सोच अंश बुझ जाता है और गुस्से में ही अपने लिए हुए लड़कों की स्लैब पर रख देता है और फ्रिज से सारा सामान निकालकर डस्टबिन में डाल देता है। डस्टबिन में डालने के बाद वो राघव को कॉल करके सख्त लहजे में कहता है, आज खाना लाने की जरूरत नहीं है। अयांश के गुस्से भरी आवाज सुनकर राघव सर फोन रख देता है। फोन रखने के कुछ सेकंड बाद अयांश अपने लैपटॉप और चार्जर को लेकर वहां से चला जाता है। रात को काफी देर से सोने के बाद एकांशी दिन में लगभग 11 बजे तक सोती रहती है। 11 बजे जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने बेड के दूसरे पाले की ओर देखती है। वो जरा भी बिगड़ा हुआ नहीं होता, जिससे वो समझती है कि अयांश कल रात को कमरे में नहीं आया है। इससे उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो उदास मन से उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो अपने बालों को समेट कर जूड़ा बना लेती है और उतरकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही मिनटों में वो शावर लेकर बाहर आ जाती है। शावर लेने के बाद वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखती है। वहाँ अयांश की कार ना देखकर वो समझ जाती है कि अयांश घर पर नहीं है, जिससे वो मन में सोचती है, अयांश कब गए होंगे यहाँ से, क्या वो कमरे में भी नहीं आए थे, फिर सारी रात वो कहाँ थे। एकांशी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे तेज भूख का एहसास होता है और वो कुछ खाने के बारे में सोचकर नीचे किचन में आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही फ्रिज को खोलती है उसे वहाँ एक भी खाना नहीं दिखता। खाने को ना देखकर वो सोच में पड़ जाती है, सब कुछ क्या हो गया, मैंने तो कल सुबह बस नाश्ता ही किया था और इसमें तो काफी खाना भी था। सोचते हुए एकांशी फ्रिज को बंद कर देती है और अपने ख्यालों में उलझे हुए ही गिलास में पानी भरने लगती है। वो पानी पीने ही वाली होती है कि उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है, जिसमें ज्यादा डब्बे होने की वजह से उसका ढक्कन कुछ खुला सा रह गया था। डस्टबिन को देखते हुए एकांशी गिलास को अपने मुंह से हटा लेती है और चलकर डस्टबिन के पास जाकर देखने लगती है। उसमें सारे खाने के डब्बे फेंके होते हैं, जिसे देखकर एकांशी को कुछ समझ नहीं आता कि वो डब्बे इस तरह डस्टबिन में किसने फेंका। तभी उसे ख्याल आता है कि अयांश कल रात को घर आए थे, तो क्या उन्होंने खाने को इस तरह डस्टबिन में डाला है। लेकिन वो ऐसा किस वजह से करेंगे, क्या ये खराब हो गया था। इतना सोचकर एकांशी उसमें से एक बॉक्स को निकाल कर चेक करती है। उसे खाने की खुशबू में कोई खराबी नहीं लगती, जिससे वो और उलझ जाती है और कुछ देर तक डब्बे को देखने के बाद उसे वापस डस्टबिन में डालकर पानी पीते हुए अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उधर अयांश ऑफिस पहुंचकर राघव से उसके लिए कुछ नाश्ता मंगाने को कहता है, जिस पर राघव उससे पूछता है, क्या आप कल रात को घर नहीं गए थे। वो जब मैं पेन ड्राइव रखने गया था तब मिसेस आदित्य आपके बारे में पूछ रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो आपके देर रात तक बाहर रहने को लेकर परेशान हो रही थी। राघव अभी बोल ही रहा होता है कि अयांश अपनी नजरें उठाकर राघव को घूरते हुए कहता है, क्या मैं सुबह सुबह उस लड़की की परेशानी पर डिस्कशन करने आया हूँ ऑफिस। तुम अपने काम पर ध्यान दो, उस लड़की की परेशानियों पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता था, वो मिस नैनिका के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है। क्या आप उन्हें कंपनी का 51% शेयर दे देंगे, क्योंकि शादी तो अब आप उनसे नहीं कर सकते। राघव थोड़ा डरते हुए पूछता है। अयांश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नैनिका को शेयर्स दूंगा। मैं अयांश आदित्य हूँ और मैं एक मामूली सी राइवल से नहीं हारने वाला। राघव हैरानी से बोला, तो क्या आपने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई उपाय सोच लिया है। अयांश अपने चेयर से उठते हुए बोला, अपनी एक्साइटमेंट को कम करो, मेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। ओके सर, कहते हुए राघव अयांश के केबिन से निकलकर बाहर चला जाता है और अयांश अपने लैपटॉप को चार्जर से निकालकर केबिन में लगे हुए सोफे पर बैठकर ड्राइव को लैपटॉप में लगाने ही वाला होता है कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और अयांश अपने लैपटॉप को बंद कर खड़ा होते हुए उस ओर ही मुड़ जाता है। केबिन में आते हुए अयांश की बड़ी माँ सुनीता आदित्य अयांश को देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अरे वाह, तुम अभी भी यही हो। अयांश अपने जेब में हाथ डालकर खड़े होते हुए बोला, आपको क्या लगा था। सुनीता अयांश की कुर्सी की ओर बढ़कर उसे छूते हुए बोली, इस कुर्सी के बल पर तुम इतना अकड़ते हो ना, लेकिन क्या होगा अगर यही ना रहे। अयांश मुस्कुराते हुए बोला, और आपको लगता है आप मुझसे ये छीन सकती है। सुनीता अयांश की कुर्सी पर बैठकर हंसते हुए बोली, मैं तो यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए आई हूँ। अब तक तो तुम्हें ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि तुम्हें बोर्ड मेंबर के पद से हटाने का फैसला हुआ है। जानते हो ना उस रात से तुम्हारे रेपुटेशन पर कितना असर हुआ है। कंपनी को किसी और के हाथ में देने से अच्छा है मेरे नक्श को ये मेंबरशिप दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वो चेयरमैन बना देगा। मेरे बेटे नक्श के अंदर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन इस कंपनी को लेकर तुम अपने सारे अधिकार खो दोगे। अयांश अपनी भवों को उठाकर बोला, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये मेंबरशिप किसे देनी है और किसे नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि नक्श इसके लिए तैयार है। अयांश की बात सुनकर गीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके चेहरे पर से मुस्कान बिल्कुल गायब हो जाती है। तभी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, अपने होश में नहीं हो शायद, ये कंपनी, ये कुर्सी, सब कुछ मेरे बेटे का है। सुनीता अभी इतना ही बोली होती है कि अयांश उनके बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है, आपको याद नहीं है या भूलने का नाटक करती है आप। चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। शुरू से बताता हूँ। डैड और मिस्टर दिनेश को प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते देखकर मिस्टर धर्मेश यानी दादाजी ने एक वसीयत बनाई थी, जिसके अनुसार घर की पहली औलाद ही कंपनी और पूरे जायदाद का वारिस है। और जहाँ तक मुझे याद है, ये वसीयत आपके और मिस्टर दिनेश के कहने पर ही दादाजी ने तैयार करवाया था।
आपको यकीन था कि पहली औलाद आपकी ही होगी, लेकिन नक्श से पहले मैं इस दुनिया में आया तो ये कंपनी और ये कुर्सी सब कुछ मेरा है। अयांश को पुरानी वसीयत के बारे में बात करता सुन सुनीता गुस्से से तिलमिला उठती है और कुर्सी से उठकर अयांश से कहती है, तुम्हें उस वसीयत के बारे में कैसे पता है? तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे मिटा दिया था। अयांश अपने चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, आपने जिसे मिटाया वो तो नकली ज़ेरॉक्स था, असली पेपर्स मेरे पास है। डैड को पता था कि आप दोनों मेरे साथ धोखा जरूर करना चाहोगे जैसा उनके साथ किया था, इसलिए उन्होंने वो पेपर्स एकांशी के डैड, जो अयांश के डैड के सबसे अच्छे दोस्त थे, उनको दिया था। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया तभी वो मुझसे मिलने आए थे और मुझे अपनी असली जगह दिखाई, वरना मुझे तो आपने बताया था कि घर के पहले बेटे के औलाद का ही सब कुछ होता है। छोटे बेटे के औलाद को कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय की जगह मिलती है। अपने छुपाए सच के बारे में सुनकर सुनीता को घबराहट सी होने लगती है और वो मुड़कर अयांश के मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुद को संभालते हुए कहती है, फिर भी तुम्हें कंपनी में बोर्ड मेंबरशिप की पोजीशन छोड़नी होगी। उस रात में की गई तुम्हारी गलती ने कंपनी के शेयर्स और रेपुटेशन दोनों में भारी गिरावट लाई है, जिससे तुम्हें मेंबरशिप छोड़ना ही होगा। सुनीता की बात सुन अयांश मुस्कुराकर केबिन के दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, अब आप जा सकती है, मुझे कुछ काम है। अयांश का इतना ठंडा बर्ताव देखकर सुनीता समझ जाती है कि अयांश ने कंपनी में बोर्ड मेंबर बने रहने के लिए कुछ सोच रखा है, जिससे वो गुस्से में उबलते हुए वहां से निकल जाती है। केबिन से निकलकर वो सीधे अपने कार के पास जाती है जहां उसका मैनेजर खड़ा होता है। वो सुनीता के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डरते हुए कहता है, क्या अयांश सर नक्श सर को मेंबरशिप देने को तैयार हो गए हैं? सुनीता गुस्से में ही अपने मैनेजर को घूरते हुए कहती है, उसने कुछ सोच रखा है कंपनी में बने रहने के लिए, पता करो कि वो क्या करने वाला है। मैनेजर कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, कहीं उसने ये पता तो नहीं कर लिया ना कि उस रात को नशे की गोली आपने उसे दी थी? सुनीता कार की ओर बढ़ते हुए बोली, उसे मुझ पर कभी भी शक नहीं होगा क्योंकि मैंने उस काम को एक ऐसे इंसान से करवाया है जिससे वो नफरत करता है, और अगर उसने पता लगाने की कोशिश भी की होगी तो उसे सिर्फ उस लड़की के खिलाफ ही सबूत मिले होंगे। इतना कहते हुए सुनीता कार में बैठ जाती है। उस रात की पार्टी में आपने अयांश सर की रेपुटेशन खराब किया ताकि वो कंपनी में अपनी पोजीशन खो दे और वो नक्श सर को मिल जाए, ये तो समझ आता है, लेकिन आपने एकांशी मैम को ही क्यों चुना इसके लिए? मैनेजर कार में बैठते हुए कहता है। मैनेजर की बात सुन सुनीता थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि वो लड़की मेरे नक्श को रिजेक्ट करने वाली थी, मैंने उसे उसके डैड से बात करते सुन लिया था, इसलिए इससे पहले कि वो मेरे बेटे को रिजेक्ट करती मैंने उसे ही किसी के लायक नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए सुनीता अपने 5 दिन पहले किए गए साजिश के बारे में सोचने लगती है। क्या अयांश जान पाएगा सुनीता अपने 5 दिन पहले किए गए साजिश के बारे में सोचने लगती है। 5 दिन पहले इंदौर में भाई बर्थडे पार्टी में हमें मिस्टर अनुराज यानी एकांशी के डैड को भी इनविटेशन देना है। इस बार मेरी कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। नक्श कार चलाते हुए अयांश को देखकर कहता है। अयांश अपने फोन में घूरते हुए बोला, जिसे इन्विटेशन देना है दे दो, मैं मुंबई के लिए आज ही फ्लाइट ले रहा हूँ। नक्श कार पर ब्रेक लगाते हुए बोला, आज ही, पर आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ ही मुंबई जाएंगे। अयांश नक्श की ओर एक नजर देखकर बोला, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मुझे जाना होगा, और वैसे भी हम मिस्टर दिनेश के बर्थडे पार्टी पर तो मिल ही रहे हैं। नक्श कार को दोबारा स्टार्ट करते हुए बोला, बड़े पापा है वो आपके, कभी तो रिस्पेक्ट दे दिया करो भाई। अयांश बोला, मेरे लिए मायरा और तू ही परिवार है, अब चल। नक्श कार को होटल की ओर मोड़ते हुए बोला, आपकी फ्लाइट कब है? अयांश राघव को कॉल मिलाने से पहले बोला, 2 घंटे में। फिर राघव के फोन रिसीव करने पर उसे बोला, मैं मुंबई आ रहा हूँ, क्या मीटिंग अरेंज कर दी है? राघव ने फोन के दूसरी तरफ से कहा, सारी तैयारियां हो चुकी है, आपके आते ही मीटिंग शुरू कर दी जाएगी। राघव की बात सुन अयांश एक हम के आवाज के साथ फोन रख देता है। 2 घंटे बाद अयांश मुंबई के लिए निकल जाता है और नक्श अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाता है। उसके दूसरे दिन नक्श अनुराज के बंगले पर जाता है और उसे एक वेटिंग रूम में बैठने को कहा जाता है। 15 मिनट बैठने के बाद अनुराज कमरे में आते हुए कहते हैं, माफ करिएगा मिस्टर नक्श, मैं जरा सा बिजी था। इट्स ओके। नक्श उठकर अनुराज से हाथ मिलाते हुए कहता है, तो क्या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? अनुराज बैठते हुए कहते हैं। नक्श मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं यहाँ आपको इनवाइट करने आया हूँ, मेरे डैड की बर्थडे पार्टी है मुंबई में, आप और आपका पूरा परिवार इनवाइटेड है, प्लीज आइएगा। अनुराज नक्श की ओर देखते हुए बोले, काम ज्यादा नहीं रहा तो जरूर आऊंगा। फिर नक्श उठते हुए बोला, ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में काम भी है। इतना कहकर नक्श उठ ही रहा होता है कि उसे अनुराज के फोन पर किसी की कॉल आते दिखाई देता है। नाम पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये उसके डैड का फोन है, जिससे वो वापस बैठ जाता है। अनुराज फोन रिसीव करके बात करने लगते हैं और नक्श वही बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है। अनुराज कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा, वो भी टाइम पर। इतना कहकर अनुराज फोन रख देते हैं। फोन रखते ही नक्श अनुराज से पूछता है, क्या आप दिनेश आदित्य को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त का भाई है, या यूं कहे कि एक जमाने में हम तीनों ही अच्छे दोस्त थे। अनुराज कहते हैं। नक्श हैरानी से पूछता है, फिर तो आप मुझे भी अच्छे से जानते होंगे, फिर मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? और आप डैड के दोस्त हैं तो मैंने आपको पहले कैसे नहीं देखा है? अनुराज रूम में घूमते हुए कहते हैं, रक्षित यानी अयांश के पिता के जाने के बाद हमारी दोस्ती में कुछ दरार सी आ गई थी, लेकिन 6 महीने पहले हम दोनों ने फिर से सुलह कर लिया, और तुम्हारे साथ मैंने अनजान सा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना ही ठीक लगता है। ठीक है मैं समझ गया, तो आप पार्टी में आ रहे हैं? नक्श एक बार फिर पूछता है। अनुराज हंसते हुए बोले, अपने बाप से कहना कि मेरे लिए केक बचा कर रखे। ओके अंकल, कहते हुए नक्श अपनी जगह से उठता है और अनुराज से हाथ मिलाकर बाहर निकल ही रहा होता है कि उसे सामने से एकांशी आती हुई नजर आती है, जिससे वो रुककर उसे ही देखने लगता है। हल्के नारंगी रंग के अनारकली सूट में उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, जो हवा से उसके चेहरे पर आकर उसे ना जाने कितनी दफा परेशान कर चुके थे। फिर भी वो बिना परेशान हुए उन बालों को सलीके से पीछे करते हुए उसी कमरे की ओर बढ़ रही थी। एकांशी की खूबसूरती देखकर नक्श वही खोसा जाता है और उसे ही निहारने लगता है। अब तक एकांशी भी नक्श को देख चुकी होती है और उसके पास आकर खड़ी होते हुए अपनी मीठी आवाज में पूछती है, आप यहाँ कैसे? एकांशी की आवाज सुन नक्श अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और एकांशी की तरफ देखकर कहता है, मैं यहाँ मिस्टर अनुराज को पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। वैसे आप यहाँ कैसे? एकांशी हंसते हुए बोली, ये मेरा ही घर है, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, याद है हम बाहर मिले थे? नक्श अपने सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था। फिर एकांशी के हाथ की ओर देखकर बोला, आपका हाथ कैसा है अब? एकांशी अपने हाथ को एक नजर देखकर बोली, ठीक है, उस दिन मैं ठीक से आप दोनों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्श मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया? अगर आप मेरी दोस्ती कबूल कर लें तो मैं आपका शुक्रिया भी कबूल कर लूंगा। एकांशी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, डील अच्छी है तो अब से हम दोस्त हैं।
नक्श खुशी से हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ हम अब से दोस्त हैं। दोनों को बात करता देख अनुराज एकांशी के पास आते हुए बोले, बेटा आप जानते हो नक्श को? एकांशी ने कहा, पापा ये वही है जिन्होंने उस दिन उन बदमाशों से मुझे बचाया था। एकांशी बोल ही रही होती है कि उसे याद आता है कि नक्श के साथ वो लड़का भी था जिसने बदमाशों को पीटा था, जिससे वो कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाती है, लेकिन उसे वहां वो दिखाई नहीं देता है। नक्श एकांशी के आंखों को देखकर समझ जाता है कि वो अयांश को ढूंढ रही है, जिस पर वो कहता है, अयांश भाई मेरे साथ नहीं आए हैं, वो मुंबई के लिए निकल गए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके शुक्रिया के बदले वो आपसे दोस्ती की डिमांड नहीं करेंगे। नक्श की बात सुनकर एकांशी कुछ समझ नहीं पाती और वो सवालिया लहजे में इतना की कहती है, जी उस दिन जिसने उन बदमाशों को मारा था वो मेरे भाई है अयांश आदित्य, लेकिन वो यहाँ नहीं है। नक्श फिर कहता है। अयांश के बारे में सुनकर एकांशी मन में सोचती है तो उनका नाम अयांश है, कितना प्यारा नाम है। इधर अनुराज भी मन में सोचते हैं, नक्श और अयांश दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जब उससे मिलने गया था तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, बैठने तक नहीं कहा उसने। इतना सोचकर अनुराज नक्श से कहते हैं, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है, लेकिन वो अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो घमंडी है और हद से ज्यादा ठंडा व्यवहार है उसका। नक्श एकांशी की तरफ से अपनी नजरें हटाकर बोला, आप भाई से भी मिल चुके हैं? अनुराज गंभीरता के साथ बोले, हाँ एक बार, और एक ही बार में मुझे ये पता चल गया कि वो कितना अभिमानी इंसान है। नक्श थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, भाई थोड़े ऐसे ही है। नक्श और अनुराज की बात सुनकर एकांशी को अच्छा नहीं लगता और वो अपने पिता से कहती है, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। इतना कहकर एकांशी वहां से चली जाती है और नक्श उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। नक्श को एकांशी की ओर मुस्कुराते हुए देख अनुराज उसके बाएं कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बस करो। अनुराज के हाथ रखने से नक्श ऐसे डर जाता है जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो, जिससे वो हड़बड़ा कर अनुराज की ओर देखता है और अपने सिर को नीचे झुकाकर कहता है, सॉरी सर। नक्श के डर जाने पर अनुराज हंसने लगते हैं और नक्श से कहते हैं, तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे। नक्श तो अभी भी घबराया हुआ होता है, जिससे वो अपने सिर को नीचे किए हुए कहता है, थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर नक्श वहां से भागते हुए निकल जाता है। बाहर निकलकर नक्श अपने सीने पर हाथ रख के खुद से ही कहता है, क्या जरूरत थी एकांशी के डैड के सामने उसे देखने की, अच्छा हुआ मैं भाग निकला। 2 दिन बाद नक्श सुबह की पहली फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो आदित्य मेंशन जाने के बजाय सीधे अयांश से मिलने उसके जुहू गार्डन वाले बंगले पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अयांश किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ है, जिससे वो घर का लॉक खोलकर उसी में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर के इंतजार के बाद अयांश घर आ जाता है, जिसे देखकर नक्श कहता है, भाई मैं आ गया। घर के अंदर आते ही नक्श की आवाज सुनकर अयांश चौंक जाता है और खुद को संभालते हुए नक्श की ओर बढ़कर कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई यार कभी तो कुछ रिएक्ट किया करो, आप इतने ठंडे क्यों हो? नक्श वापस सोफे पर बैठते हुए कहता है। अयांश किचन की ओर बढ़ते हुए बोला, तू अंदर कैसे आया? नक्श अयांश के पीछे पीछे चलते हुए बोला, भाई आपने ही एक बार घर की चाबियां दी थी, भूल गए क्या? खैर गुड न्यूज ये है कि डैड के बर्थडे पार्टी में एकांशी भी आ रही है और उसके डैड भी। मैंने तो मॉम से बात भी कर ली है, उन्होंने कहा है कि वो एकांशी के डैड से मेरे और एकांशी की शादी की बात करेंगी। नक्श बोल ही रहा होता है कि अयांश बीच में ही बोलता है, कौन एकांशी? तूने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? नक्श फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए बोला, आप एकांशी को ये वही लड़की जिसे हमने इंदौर में बचाया था और जिसके बारे में मैंने आपको कार में बताया था याद आया? अयांश फ्रिज बंद करते हुए बोला, कुछ भी नहीं है फ्रिज में ढूंढना बंद कर। तो इसका मतलब वो सच में तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है? नक्श वापस फ्रिज खोलकर बोला, इतने बड़े कंपनी के मालिक के घर में कोई भी खाने की चीज नहीं है, शर्म नहीं आती आपको? और रही बात एकांशी की, तो ऐसा ही समझो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। अयांश पानी पीते हुए बोला, मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है? नक्श हंसते हुए बोला, पता नहीं, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर 2 दिन पहले दोस्त जरूर बन गई वो मेरी। अयांश ने अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना, मैं पूरी रात बाहर था इसलिए सोने जा रहा हूँ। पार्टी में मिलूंगा तुझसे। और क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? आप जो भी हो उससे भी पार्टी में ही मिलूंगा। ठीक है भाई, स्वीट ड्रीम्स। फिर कुछ देर सोचने के बाद इन्हें ड्रीम्स कभी स्वीट आते भी होंगे। इतना कहकर नक्श अपने कंधे उचकाते हुए घर से निकल जाता है और सीधे आदित्य मेंशन पहुंच जाता है। नक्श को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और सुनीता अपना सारा प्यार नक्श पर दिखाने लगती है। बातों बातों में वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है, वो एकांशी के डैड से पार्टी में बात करेंगे शादी के लिए। इधर शाम तक सब तैयार होकर बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं। सुनीता के आदेशानुसार सब कुछ नीला और सफेद रंग से सजाया गया होता है। वहाँ हॉल में हर तरफ गुब्बारे के साथ नीले और सफेद फूलों को लगाया गया होता है। हॉल में एक तरफ लगे शीशे में पानी का झरना जैसा लगा होता है, जो हर गिरते बूंद के साथ एक टिन की आवाज कर रहा होता है। हर तरफ हल्की नीली रोशनी पसरी होती है। वहाँ का नजारा किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन जैसा होता है। पार्टी में बड़े नामचीन लोगों के साथ मीडिया के जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। हालांकि वहाँ कुछ मीडिया अपने न्यूज के लिए आए थे और कुछ स्पेशली न्यूज के एक्सपोज के लिए सुनीता द्वारा बुलाए गए थे। पार्टी में आने के बाद नक्श मायरा अपने अपने गेस्ट से मिलने लगते हैं और दिनेश भी अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने में बिजी हो जाते हैं। सबको बिजी देखकर सुनीता अपने मैनेजर को कॉल लगाती है और उससे पूछती है, क्या वो लड़की इस काम के लिए तैयार है? मैनेजर फोन पर कहता है, मैडम ये डरी हुई है, लेकिन पैसों के लिए इंसान क्या नहीं करता। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे एक इशारे पर उसे हॉल में ले आना, आज अयांश की इस बिजनेस इंडस्ट्री में आखिरी रात होगी। इतना कहकर सुनीता फोन रखते हुए एक लंबी सांस भरती है और पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ने पर उसे अपने सामने अयांश ब्लैक सूट में अपने हाथों को पॉकेट में डाले बिल्कुल सीधा खड़ा उसे ही घूरता हुआ नजर आता है। अयांश को अपनी ओर घूरता देख सुनीता थोड़ी घबरा जाती है और मन में बोली, मेरे एक इशारे पर उसे हॉल में ले आना, आज अयांश की इस बिजनेस इंडस्ट्री में आखिरी रात होगी। इतना कहकर सुनीता फोन रखते हुए एक लंबी सांस भरती है और पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ने पर उसे अपने सामने अयांश ब्लैक सूट में अपने एक हाथ को पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ से अपने भवों को छूते हुए उसे ही घूरता दिखाई देता है। अयांश को अपनी ओर घूरता देख सुनीता थोड़ी घबरा जाती है और मन में सोचती है, इसने कुछ सुन तो नहीं लिया ना। सुनीता को घबराता देख अयांश एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे कहता है, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना घबराती है। मिसेस सुनीता आदित्य, जरा अपने माथे के पसीने को साफ कर लीजिए, कहीं न्यूज में आपके डरने की खबर ना आने लगे। अयांश को अपनी ओर घमंड से मुस्कुराता देख सुनीता बिन कुछ बोले गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से चली जाती है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि अयांश ने उसकी फोन पर की गई कोई बात नहीं सुनी। अयांश मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालता है और राघव को कुछ मैसेज करते हुए नक्श की ओर बढ़ जाता है। भाई कब से वेट कर रहा हूँ, अब आ रहे हो आप? नक्श अयांश को देखते हुए कहता है। अयांश भाई, मायरा हैरानी से देखते हुए कहती है और अयांश के गले लगते हुए फिर कहती है, यही मुंबई में रहते हो आप? फिर भी आपको देखे हुए 4 महीने हो गए थे मुझे।
आप घर क्यों नहीं आते? बस बस बहुत हो गया, मैं आज इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। अयांश मायरा को खुद से अलग करते हुए कहता है और अपने बड़े पापा की ओर बढ़ते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देता है। तभी नक्श खुशी से उछलते हुए कहता है, एकांशी। नक्श की आवाज सुनकर अयांश नक्श की ओर देखता है जो अपने बिल्कुल सामने देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है, जिससे अयांश भी उस ओर एक नजर देखकर अपनी नजरें दूसरी ओर ऐसे घुमा लेता है जैसे उसे एकांशी या किसी के आने जाने से कोई मतलब ना हो। सामने एकांशी लाल रंग के बिल्कुल सादे गाउन पहने खड़ी होती है। रोज से ज्यादा आज उसने आंखों में गहरा काला काजल लगाया होता है। उसके होठों पर लाल रंग की गहरी लिपस्टिक लगी होती है जिससे उसका मासूम सा चेहरा और भी ज्यादा दमक रहा होता है। बालों को उसने हमेशा की तरह जुड़ा बना रखा था और अपने हाथ में एक छोटा सा क्लच पकड़ा हुआ था। पार्टी में आते ही सभी लोगों की नजर एकांशी पर ही टिक जाती है। मायरा तो एकांशी को देखकर इस कदर हैरान हो जाती है कि वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोल पड़ती है, आखिर ये इतनी खूबसूरत लड़की है कौन? नक्श मायरा की हैरानी पर थोड़ा हंसता हुआ कहता है, गौर से देख ले, हो सकता है भविष्य में तुझे इस लड़की को भाभी बोलना पड़े। कहते हुए नक्श आगे बढ़कर एकांशी के पास चला जाता है और उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव देखकर कहता है, एकांशी क्या हुआ? नक्श की आवाज सुनकर एकांशी इधर उधर देखना बंद करके नक्श की ओर घूम जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, नक्श चलो कम से कम तुम्हें मेरा नाम तो याद है, मुझे लगा था तुम भूल भी गई होगी। बाय द वे यू लुकिंग सो गॉर्जियस। नक्श एकांशी के चेहरे को देखते हुए कहता है। नक्श की बात सुनने के बाद एकांशी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही होती है कि वहाँ मायरा आ जाती है और बिना कुछ सोचे नक्श से कहती है, भाई आप सुबह से जिस लड़की से शादी की बात कर रही हैं वो यही है। बाय गॉड बहुत खूबसूरत है, नाम क्या है? मायरा को लगातार बोलता सुन नक्श उसे अपनी आंखें दिखाता है जिससे मायरा चुप हो जाती है और एकांशी के चेहरे की ओर देखते हुए कहती है, मैं मायरा हूँ, नक्श भाई की छोटी बहन। सॉरी वो मैं ज्यादा बोल गई। मैं एकांशी, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, आप किसकी शादी की बात कर रहे थे? एकांशी उलझे हुए मासूमियत से कहती है, आपकी, नक्श भाई से। इतना कहकर मायरा नक्श की ओर देखकर अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाती है और वहाँ से भागते हुए अपनी माँ के पास चली जाती है। ये सब क्या कह रही थी वो? एकांशी नक्श की ओर देखकर सवालिए लहजे में पूछती है, जिस पर नक्श अपने बालों में हाथ फिराते हुए सोचता है, ना जाने क्या सोचेगी अगर मैंने इससे इस वक्त ये कह दिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। नक्श को अपने आप में खोया देख एकांशी फिर कहती है, क्या आप मुझे सच बताएंगे, क्या चल रहा है आपके मन में? कुछ भी नहीं, आओ तुम्हें अयांश भाई से मिलाता हूँ। बात को टालते हुए नक्श एकांशी का हाथ पकड़ता है और चलते हुए उसे अयांश के बिल्कुल सामने खड़ा करके अपने भाई से कहता है, भाई देखो हमारी ब्यूटी क्वीन पार्टी में आ चुकी है। ब्यूटी क्वीन कहने पर एकांशी नक्श को घूरने लगती है, जिससे नक्श अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अच्छा सॉरी एकांशी आ गई, हैप्पी। एकांशी का नाम सुनकर अयांश पीछे मुड़कर एकांशी को एक नजर देखता है और वापस अपने फोन को निकालकर उसके स्क्रीन को घूरते हुए वहां से बाहर चला जाता है। अयांश का इतना ठंडा बर्ताव देखकर एकांशी कुछ देर तक अयांश को बाहर जाता देखती रहती है। तभी उसके कानों में नक्श की आवाज आती है जो उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है, भाई के मूड के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं भाई की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कहते हुए एकांशी हॉल में इधर उधर देख रही होती है, जिस पर नक्श कहता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? पापा को, आप प्लीज मुझे उनके पास ले चलेंगे, वो वहाँ उनके साथ खड़े हैं। एकांशी अपने हाथ से एक और इशारा करते हुए कहती है। एकांशी के इशारे की ओर देखते हुए नक्श कहता है, वो तुम्हारे पापा के साथ वाले इंसान मेरे डैड है और आज उन्हीं का बर्थडे है, चलो उनसे मिलाता हूँ। इतना कहकर वो एकांशी को अपने साथ लेकर अपने डैड के पास जाता है और एकांशी दिनेश को बर्थडे विश करती है, जिस पर दिनेश उसे देखकर कहती है, अनुराज कितनी बड़ी हो गई तेरी बेटी और खूबसूरत भी। दिनेश की तारीफ पर एकांशी नक्श की ओर एक नजर देखती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जिससे वो अपने सिर को थोड़ा झुका लेती है। तभी उसे अपने पापा की आवाज आती है, अनुराज नक्श भी तो बड़ा हो गया, बचपन में देखा था तब ये और अयांश काफी छोटे थे, तब तो एकांशी पैदा भी नहीं हुई थी। दिनेश बोले, हाँ हाँ याद है, कितना खुश था तू जब एकांशी पैदा हुई थी, पूरे हॉस्पिटल में नाचता फिर रहा था। दोनों को बात करता सुन एकांशी नक्श से वहाँ से चलने को कहती है, जिससे नक्श उसे लेकर अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे मिलाता है। एकांशी भी उनसे अच्छे से बात करती है। एकांशी के कपड़े का स्टाइल और उसके बात करने का अंदाज सुनीता को बहुत अच्छा लगता है, जिससे वो एकांशी से काफी प्रभावित हो जाती है और उसके बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहती है, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, मुझे तुम बहुत पसंद आई। सुनीता के प्यार को देखकर एकांशी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू आंटी। मॉम आपने वो बात की डैड से? नक्श अपनी भवों को उठाकर अपने लफ्जों को खींचते हुए कहता है। नक्श के उतावलेपन को देख सुनीता थोड़ा हंसती है और एकांशी को पार्टी एंजॉय करने को कहकर दिनेश और अनुराज के पास चली जाती है। नक्श आपकी माँ बहुत स्वीट है, मुझे उनसे मिलकर एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। एकांशी नक्श से सुनीता को जाते हुए देखकर कहती है। नक्श एकांशी को देखते हुए कहता है, या माय मॉम इज सो स्वीट। इधर अयांश हॉल के बाहर आकर एक जगह रुक जाता है और अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकालकर उसमें लगी फोटो को देखने लगता है। ये उसके माँ बाप का फोटो था जिन्हें हर पल अयांश मिस करता था और उसे आज उनकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसे पार्टी में रहने का दिल भी नहीं कर रहा था। अयांश को वहाँ खड़े अपने माँ बाप की फोटो देखते काफी समय गुजर जाता है। तभी उसके कानों में नक्श की आवाज आती है, भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नक्श की आवाज सुनकर अयांश अपने पॉकेट में लॉकेट को वापस रख देता है और अपने आंखों में जमा हो चुके आंसुओं को साफ करते हुए मुड़कर नक्श की ओर बढ़ जाता है। नक्श अयांश के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर उसके कंधों को पकड़कर कहता है, भाई क्या छोटे पापा की याद आ रही है आपको? पार्टी से इसलिए ही निकल आए ना? अयांश अपने अंदर के दर्द को खुद के अंदर दफनाते हुए कहता है, नहीं चल पार्टी में, मीडिया की नजर हम पर ही है, चलो मेरे प्यारे भाई। कहते हुए नक्श अयांश को पार्टी में वापस ले जाता है और जहाँ मायरा और एकांशी खड़ी होती है वहीं जाकर अयांश के साथ खड़ा हो जाता है। अयांश के आते ही एकांशी के चेहरे पर खुशी के भाव साफ साफ नजर आने लगते हैं। उसकी आंखें पार्टी के लाइटों से भी ज्यादा चमक उठती है और वो बिना पल के झपकाए अयांश को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी अयांश उसकी ओर एक नजर देखता है और हाँ कहते हुए वापस अपने सिर को दूसरी ओर घुमा लेता है। अयांश के अचानक देखने से एकांशी का दिल जैसे धड़कना ही भूल जाता है। उसे इस वक्त अपने पेट में खुशी से गुदगुदी का एहसास हो रहा होता है, जिससे वो शर्म से कुछ भी बोल नहीं पाती और अपने नजरों को अयांश से हटाकर मायरा की बातें सुनने लगती है। फिर भी वो खुद को मायरा की नजरों से बचाकर तंकियों से अयांश को बीच बीच में देख लेती है, जो बिल्कुल गंभीर खड़ा एक और देख रहा होता है। मायरा और एकांशी की बातें सुनकर नक्श वहाँ से चला जाता है और अयांश अपने फोन को लिए हुए उसमें कुछ करने लगता है। कुछ ही देर में नक्श अपने हाथ में 2 गिलास लेकर आता है और एक एकांशी को देते हुए कहता है, एकांशी तुम ये ट्राई करो, ये मेरा सबसे पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक है। नक्श को एकांशी के लिए ड्रिंक लाता देख मायरा मुंह बनाते हुए कहती है,
भाई आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए, सिर्फ अपने लिए और एकांशी के लिए लेकर आ गए। नक्श अपना ड्रिंक पीते हुए कहता है, जाकर खुद से ले आ, सुबह मैंने कहा था चार्जर देने को तो तुमने दिया था क्या? ये क्या बात हुई? अयांश भाई देखो तो। नक्श भाई को मायरा रोनी सी सूरत बनाकर अयांश से पैर पटकते हुए कहती है, चुप हो जा, मैं ले आता हूँ। अयांश अपने फोन को वापस पॉकेट में डालते हुए कहता है और जाने लगता है। तभी उसे एकांशी की आवाज सुनाई देती है जो अपनी ड्रिंक मायरा को दे रही होती है, जिससे अयांश अपना सिर घुमाकर एकांशी की ओर देखता है। अब उसका हाथ खाली होता है और वो ड्रिंक मायरा ले चुकी होती है। ये देखकर अयांश वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है और 2-3 मिनट बाद अपने हाथ में एक ड्रिंक लेकर आते हुए एकांशी की ओर बढ़ाकर कहता है, पकड़ो। अयांश को ड्रिंक देता देखकर नक्श और मायरा के मुंह से ड्रिंक का लिया हुआ सिप बाहर आ जाता है और दोनों अपने भाई की ओर मुंह खोले हैरानी से देखने लगते हैं। मायरा और नक्श को इस तरह से हैरान देख एकांशी भी हैरानी से दोनों को देखकर मामला समझने की कोशिश करने लगती है। तभी अयांश कहता है, बस बहुत हो गया, ये मैं मायरा के लिए लाया था। मैंने इस लड़की की ड्रिंक मायरा के हाथ में देखा तो इसकी ओर ये बढ़ा दिया। क्या ओवर रिएक्ट करना बंद करोगे तुम दोनों? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बंद कर देते हैं। नक्श और मायरा एक दूसरे को हाई फाई देते हुए कहते हैं। अयांश को ऑकवर्ड होता देख एकांशी भी कुछ शर्मा जाती है और सबसे कहती है, मैं पापा के पास जाती हूँ। इतना कहकर एकांशी वहाँ से तेजी से भागती है। तभी उसका पैर हिल की वजह से हल्का मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है, जिसे देखकर अयांश जल्दबाजी में बोल पड़ता है, गो केयरफुली। अयांश की आवाज सुन एकांशी बिना रुके वहाँ से और भी तेजी से भाग जाती है और अपने पापा की ओर बढ़ ही रही होती है कि तभी उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है जो दिनेश और सुनीता से उसकी शादी के बारे में कह रहे होते हैं। अनुराज कहते हैं, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाला था। मुझे नक्श बहुत पसंद आया था जब मैंने उसे पहली बार देखा। काफी मेहनती बच्चा है और एकांशी और उसके बीच दोस्ती भी है तो बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनीता जी बोली, जी भाई साहब, नक्श को तो एकांशी बहुत पसंद है। अपने पापा को नक्श के साथ उसका रिश्ता तय करता सुनकर एकांशी का दिल उदासी से भर जाता है और वो अपने पापा के पास जाकर कहती है, पापा मुझे आपसे बात करनी है। अनुराज हंसते हुए कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, अकेले में? इतना कहकर एकांशी अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें सुनीता और दिनेश से दूर हटाते हुए एक तरफ ले जाती है और आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, पापा आप मेरी शादी नक्श से फिक्स क्यों कर रहे हैं? वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं। अनुराज बोले, तुमने बातें सुन ली हमारी? एकांशी ने कहा, तो क्या आप मुझसे पूछने वाले भी नहीं थे? अनुराज एकांशी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी से भी बिना तुम्हारी मर्जी के करा दूं? इधर अनुराज के वहां से जाते ही सुनीता के फोन पर उसके मैनेजर का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर सुनीता भी दिनेश के पास से हट जाती है और जहां एकांशी और उसके पापा बात कर रहे होते हैं वहीं कुछ दूरी पर वो फोन को अपने कान से लगाकर मैनेजर से कहती है, क्या हुआ, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैडम वो बात ये है कि जिस लड़की को हमने अयांश सर को बदनाम करने के लिए हायर किया था वो डर के भाग गई। उसने जब अयांश सर का नाम सुना तो वो काफी घबरा गई और बिना बताए भाग गई। मैनेजर परेशान होते हुए कहता है। मैनेजर की बात सुनकर सुनीता का दिमाग गुस्से से फटने लगता है और वो अपने गुस्से को पार्टी में आए लोगों को देखकर नियंत्रण करते हुए कहती है, एक लड़की नहीं संभाली गई तुमसे, बेवकूफ, मुझे कहीं से भी एक लड़की आज 1 घंटे के अंदर पार्टी में मौजूद चाहिए वरना अपनी जॉब दूसरी जगह ढूंढ लेना। इतना कहकर सुनीता गुस्से में ही फोन को रख देती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि उसे एकांशी की आवाज सुनाई देती है जो अपने पापा से कह रही होती है, अगर मेरी मर्जी मायने रखती है आपके लिए तो आप नक्श से मेरी शादी नहीं करेंगे, मुझे नक्श नहीं पसंद। अनुराज परेशान लहजे में बोले, लेकिन नक्श अच्छा लड़का है। एकांशी अपने पापा का हाथ पकड़कर बोली, जानती हूँ कि वो अच्छे हैं लेकिन मुझे नक्श शादी के लिए नहीं पसंद, हम दोस्त ही ठीक है। अनुराज संदेह से बोले, तो क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अनुराज के सवाल पर एकांशी दूर खड़े अयांश की ओर देखने लगती है और सोचती है, अयांश पसंद है मुझे लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकती। इतना सोचकर एकांशी नाम में सिर हिला देती है और अपने पापा से वादा लेती है कि वो उसकी शादी नक्श से नहीं कराएंगे। एकांशी की जिद देखकर उसके पापा हार मान जाते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो नक्श से उसकी शादी नहीं कराएंगे। इस बात से एकांशी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है और वो अपने पापा को थैंक यू कहते हुए वहां से चली जाती है। एकांशी और उसके पापा की बातें सुनकर सुनीता के अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो एकांशी को अयांश की ओर देखने से ये भी समझ जाती है कि एकांशी नक्श से शादी के लिए ना सिर्फ अयांश की वजह से कह रही है, जिससे वो मन में सोचती है, इस कल की पैदा हुई लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे को रिजेक्ट करेगी। मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी और अयांश से भी तुम्हारा रिश्ता ऐसा मोड़ दूंगी कि तुम उसके लिए सिर्फ नफरत बनोगी। इतना सोचकर वो अपने सुनीता का मैनेजर कुछ ही देर में पार्टी में पहुंच जाता है और सुनीता को 2 नशे की पिल्स देते हुए पूछता है, मैडम आपने लड़की का इंतजाम कर लिया है? सुनीता मैनेजर को घूरते हुए बोली, अपना मुंह बंद करो और बिना किसी को पता चले यहाँ तक कि सीसीटीवी की ओर इशारा करके उसे भी नहीं, इस पिल्स में से एक सामने खड़ी लड़की को दे दो और हाँ इस तरह से देना कि उस लड़की को खबर भी ना हो। ठीक है मैडम। कहते हुए मैनेजर सुनीता के हाथ से एक गोली ले लेता है और एक वेटर को चुपके से कुछ पैसे देकर एक जूस के गिलास में पिल्स को डाल देता है और उसके कान में धीरे से कहता है, ये गिलास उस लाल ड्रेस वाली लड़की को ही देना, अगर काम सही से हुआ तो और पैसे दिए जाएंगे। याद रखना इस काम का किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली करना सब कुछ। मैं समझ गया सर। इतना कहकर वेटर वहां से चला जाता है और अपना काम बिल्कुल सामान्य रूप से करने लगता है। कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व करने के बाद वो वेटर पिल्स डाले गए ड्रिंक के साथ कुछ और ड्रिंक अपने ट्रे में रखता है और एकांशी के टेबल पर सबको एक एक ड्रिंक देते हुए एकांशी के सामने पिल्स वाली ड्रिंक रख देता है। एकांशी भी बिना कोई ध्यान दिए उस ड्रिंक को उठाकर अपने मुंह से लगा लेती है और उसमें से आधा पीकर वापस नीचे रख देती है। जूस को पीने के 15 मिनट बाद एकांशी को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, जिससे वो सोचती है कि उसने खाना नहीं खाया है इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ रही है, जिससे वो उस जूस को पूरा खत्म कर देती है और उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। वॉशरूम से लौटने के बाद वो अपने टेबल तक खुद को संभालते हुए जा ही रही होती है कि उसके सामने सुनीता आ जाती है जो काफी देर से उस पर नजरें टिकाए बैठी होती है। सुनीता को अपने सामने देखकर एकांशी उससे दबी आवाज में लड़खड़ाते हुए कहती है, आंटी। सुनीता एकांशी में पिल्स के असर को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन अपने जज्बातों को नियंत्रण में करते हुए कहती है, मैं काफी देर से तुम्हें ही देख रही हूँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? एकांशी अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, वो मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है और बहुत बेचैनी सी भी लग रही है, आप प्लीज पापा को बुला देंगी, मैं वापस होटल चली जाऊंगी। सुनीता एकांशी को पकड़कर बोली, बेटा पार्टी तो अभी खत्म नहीं हुई है और तुम्हारे पापा भी लोगों से बात करने में व्यस्त है, तुम कहो तो मैं तुम्हें यही एक रूम दिलवा देती हूँ, जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम वही आराम कर लेना और मैं कुछ दवाइयाँ भी मंगवा दूंगी तुम्हारे लिए, आफ्टर ऑल मेरी बेटी जैसी हो तुम। एकांशी को इस वक्त सुनीता की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती और उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही होती है, जो जाहिर तौर पर उस पिल्स की वजह से ही हो रहा होता है, जिससे वो सुनीता के हाथों को मजबूती से पकड़कर हाँ में सिर हिला देती है। एकांशी को पूरी तरह पिल्स के असर में देखकर सुनीता उससे कहती है,
जब तक मैं होटल के ओनर से बात करती हूँ, क्या तुम मेरे भतीजे को एक मेडिसिन दे दोगी? वो डायबिटिक है और आज पार्टी की तैयारियों में उसने अपनी दवा नहीं ली है। मैं उसे ही दवा देने जा रही थी, लेकिन तुम्हें बीमार देखा तो तुम्हारे पास चली आई। अपनी तेज होती सांसों के साथ एकांशी हाँ में सिर हिला देती है और लड़खड़ाती आवाज में उससे पूछती है कि किसे? डॉट सुनीता अयांश की ओर इशारा करते हुए कहती है। वो सामने खड़ा है ब्लैक सूट में, जो अपने टाई को ठीक कर रहा है। अयांश। सुनीता के इशारे की ओर देखकर एकांशी बोलती है, हाँ वही, उससे ज्यादा बातें मत करना, वो थोड़ा गुस्से वाला है। कहीं तुम्हारे हाथ से दवा लेने में उसे गुस्सा ना आ जाए और वो पार्टी में तुम पर चिल्ला ना उठे, या फिर एक काम करो, उसे ये दवा किसी भी ड्रिंक में डालकर दे दो। इतना कहकर सुनीता एकांशी के हाथ में वो दवा दे देती है और बिना एकांशी की बात सुने फिर कहती है, मैं तुम्हारे लिए कमरा देखती हूँ। एकांशी वही पास के चेयर पर झुकते हुए कहती है, लेकिन आंटी मैं कैसे उन्हें ये दवा दूंगी? आप पहले उन्हें दवा दे आइए, फिर मेरे लिए कमरा देख लीजिएगा। इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा, अभी केक कटिंग भी बाकी है। अच्छा कोई बात नहीं, दो मैं मैनेज कर लूंगी। सुनीता बनावट के साथ उदास होते हुए कहती है, जिसे देखकर एकांशी को बुरा लगता है और वो सुनीता की ओर देखते हुए कुछ देर सोचने के बाद कहती है, क्या मैं इसे किसी वेटर के हाथों भेजवा दूं? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कमरे के लिए बात करके आती हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है और एकांशी उठकर थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तभी उसे अपने सामने से एक वेटर आते हुए नजर आता है, जिसे रोककर एकांशी अपने सांसों की स्थिरता को बनाते हुए पूछती है, इनमें से किस जूस में शुगर कम होगा? वेटर जवाब देता है, मैम इस एप्पल जूस, ये आपको चाहिए क्या? एकांशी उस जूस में अपने हाथ में लिए हुए पिल्स को डालती हुई कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अयांश की ओर इशारा करके कहती है, उन्हें दे दीजिएगा, उन्हें डायबिटीज है, और वही पास में लगी चेयर पर बैठ जाती है। ओके मैम। कहकर वो वेटर अयांश की ओर बढ़ जाता है और उसके सामने वो गिलास रखकर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही होता है कि अयांश का फोन रिंग करने लगता है, जिससे वो वेटर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर सुनीता पहले से ही कमरे के लिए मैनेजर से बात कर चुकी होती है और वो छुपकर एकांशी को ही देख रही होती। जब उसे लगता है कि एकांशी ने अपना काम कर दिया, तब वो चलकर एकांशी के पास जाती है और उसे कहती है, चलो बेटा चलकर थोड़ा आराम कर लो। एकांशी भी अब पूरी तरह दवाई के नशे में डूब चुकी थी, जिसकी वजह से वो बिना कोई सवाल किए सुनीता के साथ चली जाती है और सुनीता उसे रूम नंबर 209 में छोड़कर वहां से वापस पार्टी में आकर अयांश पर नजर रखने लगती है। फोन पर राघव से बात करते हुए अयांश भी उस एप्पल जूस को पूरा पी जाता है, जिसके कुछ मिनट बाद ही उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस होने लगती है और उसे पसीना भी आने लगता है, जिससे वो एक वेटर से पानी मांगता है और उसे पीने लगता है। पानी पीने के बाद भी उसे अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस होने लगती है, जिससे वो थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचता है और उठकर होटल के मैनेजर से रूम के लिए पूछता है। सुनीता के पैसे देने की वजह से वो मैनेजर अयांश को रूम नंबर 209 के खाली होने की बात बताता है और उसे रूम का कार्ड की भी दे देता है, जिसकी एक कॉपी सुनीता ने एकांशी को वहां छोड़ने के बाद अपने पास रख ली होती है। कार्ड के मिलने पर अयांश लड़खड़ाते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है और लिफ्ट में पहुंचकर सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट के ऊपर जाने के साथ साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल होता जा रहा था, उसकी सांसें भी तेज तेज चलने लगी थी, उसकी आंखों में मधोशी साफ साफ नजर आने लगी थी। वो इस वक्त जिस उत्तेजना को महसूस कर पा रहा था, वो उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। जब लिफ्ट आखिरकार सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई, तब अयांश लंबे लंबे कदमों से रूम 209 की ओर बढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा कार्ड की से खोलकर अयांश उसमें दाखिल हो जाता है और अपने कोट को निकालकर उसे एक तरफ फेंकते हुए अपनी टाई को भी खोलकर वही जमीन पर गिरा देता है। अभी भी उसे ठीक नहीं लग रहा होता, जिससे वो अपने शर्ट के बटन को खोल देता है और एसी के रिमोट को उठाकर तापमान कम करके वही बेड पर बैठकर अपने हाथों को सिर पर रखकर नीचे फर्श की ओर देखने लगता है। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो अपने सिर को उठाकर देखता है। सामने एकांशी को लड़खड़ाता देखकर अयांश खड़ा हो जाता है और एक मधोशी भरी आवाज में पूछता है, यहाँ क्यों हो तुम? दिस इज माई रूम, सो गो डाउन टू पार्टी। दवाई के असर से अब तक एकांशी अपना सारा होश खो चुकी होती है, जिससे उसके दिमाग में अयांश की एक भी बात नहीं जा रही होती और वो बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर बढ़ ही रही होती है कि उसके पैर उसके गाउन में फंस जाता है और वो गिरने लगती है। एकांशी को गिरता देख अयांश दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में रोकते हुए उसकी आंखों में ही देखने लगता है। एकांशी की भीनी खुशबू ने अयांश के मन को और भी अधिक अधीर कर दिया और वो अपने होश खोने लगा। अपने कमजोर पड़ रहे होश के साथ वो उससे दूर हटने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन वो खुद को एकांशी के करीब जाने से रोक ना सका। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जा चुका था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली पड़ने लगा था, फिर भी वो खुद को नियंत्रित करते हुए एकांशी के कमर से अपना हाथ हटाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके खुले सीने पर एकांशी ने अपना हाथ रख दिया है और अपनी मधोशी भरी नजरों से उसे ही निहार रही है। दवाई के असर ने एकांशी के इस मधोशी से भरी हरकत ने अयांश के भीतर एक बार फिर से अरमानों को जगा दिया और उसके बाकी बचे होश भी फाख्ता होने लगे था। उसने बिना कुछ सोचे समझे एकांशी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर रखने से पहले काफी देर तक चूमता रहा। दवाई के असर से एकांशी भी अधीर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने भी अयांश की हरकतों का विरोध नहीं किया और उसमें डूबती चली गई। इधर नीचे पार्टी में केक कटिंग के वक्त नक्श अयांश और एकांशी को इधर उधर काफी ढूंढता है, लेकिन वो उसे पार्टी में कहीं भी नजर नहीं आते, जिससे वो अयांश को कॉल भी करता है, लेकिन अयांश का फोन पार्टी में ही एक टेबल पर होता है, जिसकी वजह से कॉल भी कनेक्ट नहीं हो पाता और नक्श हार मानकर अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है। एकांशी के पापा अनुराज भी एकांशी को मन ही मन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी एकांशी कहीं नजर नहीं आ रही होती, जिससे वो थोड़ा परेशान भी होने लगे थे। इधर अयांश और एकांशी कुछ ही देर में थक कर सो जाते हैं और सुनीता धीरे से रूम 209 में आकर अयांश और एकांशी को एक दूसरे के बाहों में गहरी नींद में सोता देख मन में सोचती है, तुम तो गए अयांश। फिर एकांशी की ओर देखकर बोली, और तुम्हें भी तो पता चलेगा कि असली रिजेक्शन क्या होता है। इतना सोचकर सुनीता कमरे से निकल आती है और अपने हाथ को फोन के स्पीकर पर रखते हुए मीडिया वालों को कॉल करके कहती है, अगर आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी के बोर्ड मेंबर अयांश आदित्य के बारे में मसालेदार खबर चाहते हो तो होटल के रूम नंबर 209 में पहुंच जाओ। इतना कहकर सुनीता झट से फोन रख देती है और कमरे के कार्ड की को वही रूम के करीब नीचे फर्श पर रख वहां से हट जाती है। खबर मिलते ही मीडिया वाले बर्थडे की न्यूज कवर करना छोड़कर होटल के रूम 209 की ओर ही बढ़ जाते हैं। कमरे के बाहर किसी भी तरह की सिक्योरिटी ना देखकर मीडिया वाले कमरे में जाने के लिए एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक को फर्श पर पड़ी हुई कार्ड की मिल जाती है और वो मीडिया के बीच में घुसते हुए दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सभी अपना अपना कैमरा ऑन करके नीचे फर्श पर गिरे अयांश के कोट और टाई को कवर करते हुए बेड की ओर ही बढ़ने लगते हैं। कदमों की आहट और उनके बात करने की आवाज से अयांश की नींद थोड़ी खुल जाती है और अपने आधी खुले आंखों से वो मीडिया वालों को देखता है। मीडिया को अपनी तस्वीर लेता देख अयांश की नींद पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो उठने की कोशिश करता है। तब जाकर उसे अपने सीने पर सिर रखकर अभी भी गहरी नींद में सोती हुई एकांशी दिखाई देती है। क्या अयांश को कभी पता चलेगी उस मीडिया को अपनी तस्वीर लेता देख अयांश की नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वो उठने की कोशिश करता है। तब जाकर उसे अपने सीने पर सिर रखकर अभी भी गहरी नींद में सोती हुई एकांशी दिखाई देती है।
एकांशी को अपनी बाहों में सोता देख आयांश झटके के साथ उसे खुद से अलग कर देता है और उठकर अपने शर्ट को पहनते हुए समझ जाता है कि ये सारे यहाँ इसलिए है क्योंकि वो एकांशी के साथ एक ही बेड पर था। और मीडिया में इस न्यूज को किसी ने लीक किया है, लेकिन वो इस उलझन में भी था कि वो इस कमरे में एकांशी के साथ क्यों था। इन्हीं सब ख्यालों में उलझे हुए वो मीडिया वालों की ओर एक नजर देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, कुछ कैमरा डाउन। आयांश के झटके से अपनी बाहों से उतारने के बाद भी एकांशी की आंखें नहीं खुली होती, लेकिन चिल्लाने से उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी आधी खुली आंखों से सामने आयांश के गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखती है, जिससे एक झटके में अपनी जगह पर ही उठकर बैठ जाती है। तब उसकी नजर मीडिया वालों पर पड़ती है जो उसकी ही तस्वीर खींच रहे होते हैं। उनकी तस्वीर लेने की वजह अभी भी उसे समझ नहीं आई होती और वो अपने हाथों को कंबल पर कसते हुए आयांश की तरफ ही देखने लगती है। मीडिया के द्वारा एकांशी की तस्वीर लेता देख आयांश और भी गुस्से से चिल्लाता है, अपने कैमरे को बंद कर दो। आयांश की धमकी सुनकर सारे मीडिया वाले अपने कैमरे को उसकी ओर ही घुमा लेते हैं और उसे सवाल पर सवाल करने लगते हैं। बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम करने के बाद आप यहाँ होटल रूम में इस तरह से पाए गए हैं, और जहाँ तक हमें जानकारी है आपके बेड में पाई जाने वाली लड़की मिस एकांशी राठौड़ इंदौर के नामी बिजनेसमैन अनुराज राठौड़ की इकलौती बेटी। तो क्या आप दोनों लिविंग रिलेशन में हैं? क्या आप जल्द ही शादी करने वाले हैं या ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड की तरह था? खुद के बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर एकांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उठकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और दौड़ते हुए वॉशरूम में भागकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। एकांशी को भागता देख सब मीडिया उसके पीछे जाते हैं, लेकिन एकांशी दरवाजे को लॉक कर चुकी होती है, जिससे वो वापस आयांश की तरफ मुड़े ही होते हैं कि वहाँ आयांश का असिस्टेंट राघव और कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर मीडिया के जर्नलिस्ट अपने कैमरे को नीचे करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आयांश दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुसने वाले रिपोर्टर से नफरत करता है और अब जब उसके गार्ड्स और असिस्टेंट आ गए हैं तो उससे कुछ भी पूछ पाना नामुमकिन ही है। राघव आयांश के चेहरे पर तनाव और उसके कपड़ों को इस तरह से बिगड़ा हुआ देखकर उन मीडिया वालों की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, जो भी न्यूज तुम सब ने कवर किया है उसे इसी कमरे में डिलीट कर दो, वरना न्यूज लीक हुई तो इसका अंजाम तुम सब अच्छे से जानते ही हो। राघव की बात सुन एक आदमी हिम्मत भरे लहजे में कहता है, आप हम सब पर दबाव नहीं बना सकते, न्यूज कवर करना हमारा हक है और हम इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं। उस एक रिपोर्टर की बात सुनकर सभी मीडिया वाले राघव की बात का विरोध करने लगते हैं। तभी कमरे में सुनीता, दिनेश, नक्श, मायरा और अनुराज भी आ जाते हैं। सुनीता सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर मीडिया की तरफ देख कर कहती है, इस कमरे में इतनी मीडिया क्यों है? सारे परिवार वालों को कमरे में देख मीडिया वाले एक बार फिर अपना कैमरा चालू कर देते हैं और अनुराज के सामने जाकर पूछते हैं, मिस्टर राठौड़ क्या आपको इस बारे में पता है कि मिस्टर आयांश और मिस एकांशी लिविंग रिलेशन में है? क्या इस फैसले में परिवार का पूरा सहयोग है? एकांशी का नाम आयांश के साथ जुड़ता सुनकर अनुराज उन मीडिया वालों पर भड़क जाते हैं और एक आदमी का कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या बकवास है ये सब? अनुराज के गुस्से और पूरे परिवार को कमरे में देखकर आयांश मीडिया के सामने और ज्यादा तमाशा नहीं बनवाना चाहता था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी मीडिया वालों को कमरे से 30 सेकंड में निकाल दें। आयांश का ऑर्डर सुनकर सभी गार्ड्स उन मीडिया वालों को कमरे से निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। लगभग 5 मिनट के खींचातानी के बाद गार्ड्स उन मीडिया वालों को कमरे से निकालने में सफल हो जाते हैं। राघव भी हालात की गंभीरता को समझते हुए कमरे के दरवाजे को लॉक करके बाहर चला जाता है। सभी गैर लोगों के बाहर निकल जाने पर अनुराज गुस्से से फटते हुए आयांश की तरफ देखकर कहते हैं, आखिर ये मीडिया वाले मेरे बेटी का नाम तुम्हारे साथ क्यों जोड़ रहे थे? इधर एकांशी वॉशरूम में आने के बाद बीते कुछ घंटे पहले की बात याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता, जिससे वो रोते हुए दरवाजे से लगकर बैठ जाती है और समझ नहीं पाती कि वो आयांश के साथ कमरे में कैसे आई थी। खुद में उलझे वो सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसे अपने पापा की तेज चीखने की आवाज आती है, जिससे वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खड़ी होती है और हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने पर सब उसकी ओर ही देखने लगते हैं। सुनीता के चेहरे पर शांति के भाव होते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर हैरानी और तनाव साफ नजर आ रहे होते हैं। एकांशी के रोते चेहरे को देखकर अनुराज कुछ हद तक मामला समझ जाते हैं और उसकी ओर ही बढ़कर कहते हैं, तुम कहाँ थी पूरे पार्टी के दौरान? क्या तुम आयांश के साथ थी? और ये मीडिया वाले क्या बकवास कर रहे थे तुम्हारे और आयांश के बारे में? भाई आप एकांशी के साथ थे, लेकिन क्यों? नक्श भी उदास मन से पूछता है, आयांश ये सब क्या हो रहा है? दिनेश भी सवालों में उलझे हुए पूछते हैं। सभी को अपनी तरफ देखकर सवाल करता सुन आयांश खामोशी से बेड पर बैठ जाता है और कुछ देर तक अपने ही मन में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे कुछ घंटे पहले नशे की दवा दी गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उसे इस बात का एहसास भी था कि उसने नशे की हालत में एकांशी के साथ कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सही नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल भी घूम रहा होता है कि एकांशी ने मुझे उसे छूने से क्यों नहीं रोका? क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही थी या फिर मेरी तरह ही उसे भी होश नहीं था? मुझे नशा किसने दिया था? आयांश अपने ख्यालों में डूबा ही होता है कि अनुराज एकांशी पर चिल्लाते हैं, आप आयांश के साथ कमरे में क्यों थी? अनुराज की चीख से एकांशी डर से कांप जाती है और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ जाती है। उसे भी ये नहीं याद था कि वो आयांश के साथ कमरे में कैसे और क्यों थी, जिससे वो रोते हुए अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोली ही होती है कि आयांश बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और आगे एकांशी की तरफ बढ़कर थोड़ा झुकता हुआ उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे फर्श से उठाकर अपने साथ लेकर कमरे से निकल जाता है। आयांश के इस हरकत को देखकर नक्श और अनुराज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी एकांशी का हाथ नहीं छोड़ता और चलते हुए हॉल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। दोनों के जाते ही सुनीता अपना फोन निकालकर मीडिया द्वारा कास्ट किए हुए न्यूज को देखने लगती है, जिससे अनुराज और नक्श के साथ साथ दिनेश और मायरा भी फोन में देखने लगते हैं। फोन स्क्रीन पर एकांशी और आयांश एक दूसरे के बाहों में बेड पर सोए होते हैं, जिसे देखकर अनुराज गुस्से से भर जाते हैं और नक्श निराशा में डूबकर वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ जाता है। अनुराज सारे मामले को समझकर कमरे से निकलकर एकांशी को ही ढूंढने लगते हैं। इधर आयांश के इस तरह खींच के कमरे से निकल आने पर एकांशी और भी ज्यादा डर जाती है और वो अपने सिर को नीचे किए हुए हिम्मत करके आयांश से कहती है, मुझे जाने दीजिए, मुझे पापा को सब कुछ समझाना है। क्या समझाओगी कि हमने कैसे रात बिताई, किस तरह से मेरी बाहों में थी तुम? आयांश गुस्से से एकांशी की कलाई को दबाते हुए कहता है। एकांशी आयांश के इस तरह के रूप को देखकर घबरा जाती है और उसके माथे पर पसीना जमा होने लगता है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही होती है कि आयांश फिर कहता है, क्या किया था तुमने मेरे साथ? मुझे अच्छे से पता है, मैं अपना नियंत्रण खुद पर से ऐसे ही नहीं खो सकता। तुमने मुझे उकसाने की कोशिश की थी, टेल मी। आयांश का सवाल एकांशी के दिल को चोट पहुंचा रहा था, जिससे उसके आंखों में आंसू जमा हो गए थे और उसकी धड़कनें डर से तेज होने लगी थी। लेकिन आयांश के गुस्से को देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी उसके कानों में अपने पापा की आवाज आती है, हाथ छोड़ो उसका। अनुराज को अपने सामने देख आयांश एकांशी का हाथ छोड़ देता है और उनकी ओर ही देखने लगता है।
एकांशी की भी हिम्मत नहीं होती कि अपने पापा का सामना करे और उनसे कुछ भी बात करे। लेकिन अनुराज दोनों के करीब आकर अपने गुस्से को पीते हुए कहते हैं, क्या जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सच है? अनुराज के सवाल पर एकांशी घबराए हुए मन से और अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखते हुए बस इतना ही कहती है, पापा मुझे बात करनी है आपसे। मैंने जो पूछा है उसका जवाब हाँ या ना में दो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बात बचेगी करने को, जवाब दो। अनुराज एकांशी पर चिल्लाते हैं। अनुराज के चीखने से एकांशी अपने एक हाथ से अयांश के आस्तीन को पकड़ लेती है और बिना कुछ बोले रोती रहती है। एकांशी के ऊपर उसके पापा का दबाव देखते हुए अयांश बिना बात को घुमाए सीधे कहता है, सब कुछ सच है, मैं और ये लड़की साथ थे पार्टी के दौरान। अयांश के मुंह से इतना सुना था कि अनुराज गुस्से में अपना हाथ एकांशी को मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन अयांश एकांशी का हाथ पकड़कर झट से अपने पीछे कर लेता है, जिससे वो थप्पड़ सीधे अयांश के चेहरे पर पड़ जाता है। अयांश के चेहरे पर थप्पड़ पड़ता देख एकांशी अपने हाथ को अयांश के आस्तीन पर और भी कस देती है और अपनी आंखें मीच कर बंद कर लेती है। अयांश भले ही एकांशी को लेकर संदेह में था और इस बात को लेकर उलझा हुआ था कि उसे नशा किसने दिया था, लेकिन फिर भी वो समझता था कि अगर उसने एकांशी का साथ नहीं दिया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब एकांशी का नाम उसके साथ ऐसे स्कैंडल में फंसा था जहां से एकांशी के हाथ में सिर्फ बदनामी ही आती। इतना सब कुछ सोचते हुए अयांश फिर कहता है, मैं इससे शादी करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से आज तक नहीं भागा और आज से कभी से एकांशी मेरी जिम्मेदारी है। अयांश की बात सुनकर अनुराज कुछ शांत हो जाते हैं और एकांशी अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ अयांश के आस्तीन से हटा लेती है। उसका दिल इस बात पर खुश था या दुखी उसे भी समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने अयांश को देखा था तब से उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने अपने ख्वाबों में भी इस तरह की शादी के बारे में नहीं सोचा था, जिससे उसका दिल इस वक्त अलग ही कश्मकश में उलझा हुआ था। अयांश की बात पीछे खड़े सुनीता, दिनेश, मायरा और नक्श भी सुन चुके होते हैं, जिससे दिनेश और सुनीता अनुराज को शांत करते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि मायरा एकांशी को लेकर वहां से हट जाती है। लेकिन नक्श अभी भी वही खड़ा होता है और अयांश की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, पता है भाई, मॉम मुझसे हमेशा कहती थी कि आप सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और मैं हमेशा उनसे लड़ जाता था आपके लिए, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मॉम सही थी। आप सिर्फ खुद के लिए सोचते हो। आप जानते थे कि मैं एकांशी से प्यार करता हूँ, फिर भी आप उसके साथ। आप दोबारा मुझे अपना भाई मत कहिएगा, आई हेट यू। इतना कहकर नक्श वहां से चला जाता है, लेकिन अयांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी बिल्कुल ठंडा भाव था, जैसे उसे पहले से ही इस बात का आभास हो चुका था कि इस स्कैंडल के बाद नक्श उससे नफरत करने लगेगा। लेकिन बचपन से अकेले रहने की वजह से उसे किसी के नफरत या प्यार से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। इधर एकांशी को होटल के कमरे में लाने के बाद मायरा उसके लिए कुछ खाने को लेने जाती है। तब सुनीता उसे एकांशी के पास ही रुकने को कहती है और खुद उसके लिए कुछ खाना लेने चली जाती है। खाना लेने के बाद कमरे में आने से पहले सुनीता उस खाने में कंट्रासेप्टिव की पिल्स मिला देती है ताकि एकांशी प्रेग्नेंट ना हो और सारी संपत्ति का अगला वारिस नक्श की ही पहली औलाद हो। इधर मीडिया के जरिए ये न्यूज बिजनेस वर्ल्ड में तुरंत फैल गई, जिससे अयांश का नाम बिजनेस की दुनिया में खराब होने लगा और उसकी कंपनी के शेयर्स लगातार गिरने भी लगे। उसकी कंपनी से कई सारे इन्वेस्टर ने अपना प्रोजेक्ट वापस ले लिया, काफी सारे एम्प्लॉय भी रिजाइन करने लगे, लेकिन इससे अयांश पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास अभी भी काफी प्रोजेक्ट और काफी पैसा था, जिससे वो कंपनी की मार्केट में वैल्यू आसानी से बढ़ा सकता था। स्कैंडल के तीसरे दिन तक सभी मीडिया को ये बात भी पता चल गई कि अयांश आदित्य एकांशी राठौर से शादी कर रहा है, जिससे वो सब उनकी शादी में अपनी न्यूज के लिए मसाला ढूंढने के लिए पहुंच गए। लेकिन इस बार उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और दोनों की शादी बिना किसी स्कैंडल के समाप्त हो गई। इधर वर्तमान में सुनीता के जाने के बाद अयांश वापस अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ जाता है। उसका दिमाग इस वक्त पहले से ही सुनीता की वजह से गुस्से में जल रहा होता है। ऐसे में वो सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। लगभग आधा वीडियो चलने के बाद उसे एकांशी एक जूस में कोई पिल्स डालती हुई नजर आती है और वो पीती हुई एकांशी को अपने पेट से आवाजें सुनाई देने लगी थी। भूख की वजह से अब उसे चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर तक पानी पीते रहने के बाद वो मन में सोचती है, आखिर मैं अयांश को कैसे कहूँ कि मैं इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकती। इस तरह की शादी का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा, जिसमें मेरा पति ही कभी मेरे करीब नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी वजह से अपने खुद के कमरे में नहीं आता। कुछ भी तो ठीक नहीं है हमारे बीच, जो मैं अपने प्यार और इस उलझी हुई शादी को बचाने की कोशिश करूँ। मेरा अयांश के लिए प्यार काफी नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा सोचते हुए एकांशी ने अपने हाथों से गिलास को पकड़ा और अपने सिर को झुकाकर उसके अंदर देखने लगी। उसके आंखों के आंसू उस गिलास में गिरने लगे। इधर फुटेज देखने के बाद अयांश गुस्से में ही उस पेन ड्राइव को निकालकर पूरे जोश के साथ दीवार पर फेंक देता है, जिससे उस पेन ड्राइव के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अभी भी अयांश को एकांशी के प्रति नफरत घेरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने लैपटॉप को भी नीचे जमीन पर फेंक दिया और चलते हुए केबिन से बाहर जाने लगा। तभी वहाँ राघव अपने हाथ में कुछ खाने का सामान लिए हुए आता है और अयांश को गुस्से में देखकर थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर वो आपने जो नाश्ता मंगाया था वो मैं ले आया हूँ, आप प्लीज कुछ खा लीजिए, हमारी मीटिंग भी है न्यूयॉर्क वाले क्लाइंट के साथ, कैंसिल द मीटिंग। कहते हुए अयांश केबिन का दरवाजा जोर से बंद करता है और बिना राघव की आगे की बात सुने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए ऑफिस से निकल जाता है। कार में बैठने से पहले वो खुद को घर जाने से काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एकांशी के लिए गुस्सा और नफरत इतना बढ़ चुकी होती है कि उसे लगता है कि जब तक वो एकांशी को तकलीफ नहीं दे देता उसे चैन नहीं मिलेगा। उसके आंखों के आंसू, उसका दर्द अयांश के दिल में घर कर चुकी नफरत और गुस्से को कम कर देगा। ऐसा सोचते हुए वो अपनी कार में बैठ जाता है और अपने घर की ओर तेजी से जाने लगता है। घर के अंदर आते ही अयांश की नजर एकांशी पर पड़ती है, जो अपने सिर को नीचे किए डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हुई थी। एकांशी को देखकर अयांश का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और वो लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ एकांशी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उठाकर उसे एक दीवार से लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नशे की गोली देने की? पहले मैंने सोचा था कि वो मेरी राइवल कंपनी का काम होगा, लेकिन मैं गलत था, वो तुम थी। अयांश अपने हाथों को दीवार से लगाकर एकांशी पर चिल्लाते हुए कहता है। काफी दिनों से अच्छे से खाना ना खाने और लगातार तनाव में रहने से एकांशी का शरीर अब कमजोर होने लगा था। उसके आंखों के सामने खड़ा अयांश अब उसे धुंधला नजर आने लगा था और उसके कानों में अयांश की आवाज गूंज रही थी, जिससे उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी पलकें अब भारी होने लगी थी और ना चाहते हुए भी बंद होती जा रही थी। एकांशी की हालत पर बिना कोई ध्यान दिए अयांश अब उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दबाते हुए उसे दीवार से और भी मजबूती से लगा देता है। वो इस कदर गुस्से में होता है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उसकी इस हरकत से एकांशी को दर्द हो रहा होगा। वो दर्द से कराह उठी और उसकी सांसें तेज होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह खोलती, अयांश ने फिर कहना शुरू कर दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की इस तरह की हरकत सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए कर सकती है। किस तरह के शौक है तुम्हारे? रोज नए नए मर्दों से खेलना या सिर्फ उन मर्दों के साथ रात बिताना जो तुम्हें पसंद आ जाएं? अयांश की बातें अभी भी एकांशी को पूरी तरह से साफ सुनाई नहीं दे रही थी।
लेकिन कुछ हल्की आवाज उसके कानों में जा रही थी, जिसे सुनकर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी जितनी तकलीफ उसे अयांश के साथ मीडिया न्यूज में होने और शादी के रात को अकेले छोड़ देने के बाद भी नहीं हुई थी। अयांश की इतनी अपमानित भरी बातों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था, जिससे अगले कुछ पलों तक एक खामोशी पसरी रही। अपने इस भोले और मासूम से चेहरे का इस्तेमाल करके आज तक कितने लड़कों को फंसा चुकी हो। इतना कहते हुए अयांश एकांशी की आंखों में देखने लगता है, जो आंसुओं से भरी उसी को एक तक बेबसी और दुख के साथ देख रही होती है। एकांशी के गोरे छोटे से चेहरे पर आंसुओं को गिरता देख अयांश का गुस्सा कुछ शांत होने लगता है और उसके हाथों की पकड़ एकांशी के गले पर कमजोर पड़ने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये अपने मासूम से चेहरे से लोगों को इसी तरह अपने जाल में फंसाती होगी। उस रात मुझे अपनी इन्हीं भोली और मासूम आंखों से उकसाने की कोशिश की होगी। इतना सोचते हुए उसने एकांशी के गले को एक बार फिर दबाना शुरू कर दिया। वो बिना आगे कुछ बोले उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगा। जब उसे एकांशी की आंखें और भी ज्यादा मायूसी में डूबी हुई दिखाई देने लगी, तब उसे लगने लगा कि वो एकांशी के दिल की बात उसकी आंखों या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता नहीं लगा सकता, जिससे उसने चुप्पी तोड़ते फिर कहा, मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी ये खामोशी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। अयांश का सवाल और उसका गुस्सा इतना आक्रामक था कि वो उसकी हर एक हरकत से डरी हुई थी और वो उसे बताती भी क्या। उसे तो उस रात की एक भी बात याद नहीं थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में रोते हुए खुद को मजबूत बनाकर कहा, जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अयांश एकांशी का जवाब सुनकर काफी देर तक चुप खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि उसका दिल अब गुस्से से फट जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाने की भरपूर कोशिश की और एकांशी के गले पर कसे उसके हाथ अब ढीले पड़ने लगे। अगले ही पल उसका गुस्सा हंसी में बदल गया और उसने उससे दूरी बनाते हुए कहा, गेम खेलना चाहती हो मेरे साथ? इतना कहते हुए वो थोड़ा मुस्कुराया और अगले ही पल अपने दांत पीसते हुए एकांशी पर झपटा और चिल्लाते हुए बोला, तो तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने में मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी कि अयांश आदित्य धोखा देने और झूठ बोलने वाले लोगों का क्या हसर करता है। वो उसकी ओर इतनी नफरत भरी निगाहों से देख रहा था जैसे वो कोई गंदी सी चीज हो। थोड़ी देर बाद वो अपने दांतों को पीसते हुए एकांशी को छोड़ देता है और किचन में लगे सिंक तक जाने से पहले गुस्से में कहता है, लेट्स प्ले, अब जब तक तुम्हारे अंदर जान रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इतना कहते हुए वो अपने हाथ को धोता है और बिना एक पल भी गवाए वहां से चला जाता है। एकांशी अयांश के गुस्से का सामना नहीं कर सकती थी। उसने कभी भी अपने प्रति किसी का इतना गुस्सा नहीं झेला था, जिससे वो अयांश को वही दीवार से चिपकी हुई बाहर जाते देखती रही। एक बार जब अयांश मेन गेट से बाहर चला गया तो वो बिल्कुल थकी सी जमीन पर गिर गई। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था पार्टी में जो अयांश मुझसे इस कदर नफरत करते हैं? क्या सच में मैं गलत हूँ? मैं अयांश को कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। सोचते हुए वो जमीन से किसी तरह संघर्ष करते हुए उठी और सोफे तक चली गई। अयांश भले ही एकांशी पर गुस्सा निकालकर बाहर आ गया था, लेकिन उसे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा था कि अगर वो एकांशी पर यातना करेगा तो उसे कुछ हद तक शांति मिल जाएगी, लेकिन एकांशी पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालकर उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके आंखों के आगे एकांशी का मासूमियत से भरा हुआ मुरझाया चेहरा बार बार घूम रहा था, जिससे उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी और वो बिना देरी के अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। ऑफिस पहुंचने पर उसे अपना केबिन बिल्कुल साफ नजर आता है। जो भी तोड़फोड़ उसने वहां की थी सब कुछ साफ कर दिया गया था। उसे केबिन में देखकर राघव भी जल्दी से उसके पास आता है और अयांश से कहता है, बाकी बोर्ड मेंबर्स आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर आपने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो वो वोट के द्वारा ये तय कर लेंगे कि नया डायरेक्टर कौन होगा और आपको ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह भी नहीं मिलेगी। उनका ऑफर है कि अगर आप अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे तो वो आपको चेयरमैन की जगह दे देंगे, लेकिन आप कंपनी में आने वाले प्रोजेक्ट को ही देखेंगे। कंपनी के शेयर्स न्यू डील्स को लेकर आप कोई फैसला नहीं देंगे। सेट अप अ मीटिंग। अयांश राघव की बात सुनकर उसी ठंडे पड़ चुके चेहरे के साथ कहता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। सर, लेकिन ये उन लोगों की चाल है आपको कंपनी से निकालने की। ऐसे तो आप बिना पावर के हो जाएंगे और मुझे लगता है नई डायरेक्टर मिसेस सुनीता आदित्य को चुना जाएगा और मीटिंग में नक्श सर और मायरा मैम भी होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपके अपने पद पर बने रहने के लिए कोई भी वोट करेगा मायरा मैम को छोड़कर। राघव परेशान होते हुए कहता है, इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग तुम संभालोगे, मेरी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तय करो। अब समय आ गया है कि अपने डार्क साइड को दुनिया के सामने लाया जाए और जिस प्रोजेक्ट को मैंने अपने तक रखा है उसे अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रोजेक्ट को मैं करने वाला हूँ, ये सुनते ही कंपनी के शेयर्स ऊपर चले जाएंगे और इसके बाद सारे बोर्ड मेंबर मेरे पक्ष में वोटिंग करेंगे। अयांश पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है। अयांश की बात सुनते ही राघव के चेहरे से परेशानी की सारी लकीर गायब हो जाती है और वो उत्साह के साथ कहता है, मैं तो भूल ही गया था इस बारे में। मैं अभी आपकी मीटिंग फिक्स करता हूँ। बोर्ड मेंबर कल सुबह मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो क्या मैं कल सुबह की ही प्रेस मीटिंग रख दूं? हाँ, इसी तरह करो। अयांश कहता है, ओके सर, मैं अभी सब कुछ अरेंज करता हूँ। कहते हुए राघव वहां से जाने ही वाला होता है कि अयांश उसे रोकता है और कहता है, मेरे डैड के बंगले को क्लीन करवा दो, मैं कुछ दिन वही रहूंगा और जूही वाले मेंशन में खाने और बाकी जरूरत का सारा सामान पहुंचा देना। सर, आप चांदीवली के मेंशन की बात कर रही हैं? राघव रुकते हुए पूछता है। अयांश अपनी नजरें उठाकर कहता है, कोई सवाल? राघव बोला, लेकिन सर वो तो हमारे ऑफिस से काफी दूर है, आपको रोज आने जाने में काफी मुश्किल होती थी, तभी तो आपने जुहू में अपना बंगला लिया था, आपको याद नहीं है क्या? अयांश एकांशी के बहते आंसू को याद करते हुए मन में सोचता है, अगर मैं उसके करीब रहा तो ना जाने उसका क्या हसर करूंगा। उसकी शकल हर बार मुझे उस धोखे की याद दिलाएगी जो उसने मुझे दिया था और मैं अपना आपा खोकर किसी भी लड़की को तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना सोचते हुए वो कहता है, इट्स फाइन, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस उसे आज के आज साफ करवा दो। ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी। क्या मिसेस आदित्य को भी वही शिफ्ट करना है? राघव पूछता है। नहीं, वो जहाँ है उसे वही रहने दो। अयांश थोड़े गुस्से में कहता है। अयांश को गुस्सा आता देख राघव अब उससे कोई सवाल नहीं करता और चुपचाप केबिन से निकलकर खुद से ही कहता है, बिजनेस की दुनिया में हमेशा जीतने वाला शख्स रिश्तों की दुनिया में हार कर बैठा हुआ है। इधर एकांशी को अब भूख और अयांश की कही गई बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो वही सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखे लगातार रोते हुए सोच रही थी, मैं अभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ ना जीने की इच्छा हो रही है और ना ही मरने की हिम्मत। जब मैं जानती हूँ कि मैं अयांश के लिए सिर्फ एक गलती और नफरत हूँ तो मुझे उसकी बातें इतना क्यों चुभती है, उसका मुझसे दूर रहना क्यों खलता है। बचपन से ही मैंने सोचा था कि किसी के दिल में जिंदा रहूंगी और अब उन सारे ख्वाबों का नतीजा ये है कि खुद के अंदर ही मर चुकी हूँ। उसने मुझसे कहा कि जब तक मेरे अंदर जान रहेगी तब तक वो मेरे साथ खेलेगा। उसने मुझे छूकर अपने हाथ ऐसे साफ किए जैसे मैं पता नहीं कितनी गंदी चीज हूँ। अब मुझे भी अपनी जिंदगी के आखिरी पन्ने का ही इंतजार है। मैंने सुना है शाम को जब राघव जूही के मेंशन में एकांशी के लिए खाना ले जाता है तब कई बार बेल जाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो अयांश को कॉल लगाता है और उससे कहता है,
सर क्या मिसेस आदित्य मेंशन पर नहीं है? कई बार बेल बजाने के बाद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला है। राघव फोन पर आयांश से कह ही रहा होता है कि तभी घर का दरवाजा खुलता हुआ उसे दिखाई देता है, जिससे वो बिना कॉल को कट किए एकांशी से कहता है मिसेस आदित्य। राघव के मिसेस आदित्य कहने पर आयांश समझ जाता है कि एकांशी ने दरवाजा खोल दिया है, जिससे वो कॉल को कट करने वाला होता है कि उसे अपने फोन से नक्श की आवाज आती है। राघव, मुझे लगा भाई होंगे। मिस्टर नक्श आप यहाँ? सर तो अपने पुराने वाले मेंशन पर हैं। राघव फोन को बिना कट किए नीचे करते हुआ कहता है मुझे नहीं पता था, भाई से बात नहीं हुई मेरी। मुझे उन्हें कल की मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना था और कुछ बताना भी था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो एकांशी काफी कमजोर लग रही थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। क्या आपके आयांश सर अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख रहे? नक्श एकांशी की तरफ देखकर कहता है। नक्श की बात सुन राघव अपने हाथ में लिए हुए बैग को ऊपर करते हुए कहता है सर ने खाना भेजा है मिसेस आदित्य के लिए। ओह, लेकिन घर में कुछ भी खाने लायक ना देखकर मैं ग्रोसरी से काफी सामान ले आया था और खाना भी, तो एकांशी तो खा चुकी है, अब इसे खाएगा कौन? इसे वापस ले जाइए। और हाँ भाई, कब तक आएंगे बता सकते हैं? नक्श कहता है मुझे नहीं लगता वो आएंगे, आप पुराने मेंशन चले जाइए या फिर फोन पर बात कर लीजिए। राघव कहता है ठीक है, मैं भाई से कल सुबह ही बात कर लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। फिर एकांशी की तरफ देखकर कहता है अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा, और वहाँ से चला जाता है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा, ये सुनते ही आयांश फोन को कट कर देता है और अपने कमरे में टहलते हुए सोचता है नक्श क्या कर रहा था मेरे घर में? क्या उस लड़की ने उसे वहाँ बुलाया था? इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? क्या वो दोनों? उसके दिमाग में ये सारी बातें जैसे जैसे आती जा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिससे उसने अपनी कार की चाबी ली और गुस्से में ही मेंशन से निकलकर जुहू के मेंशन के लिए निकल गया। इधर नक्श के जाते ही एकांशी राघव से कहती है क्या आयांश ठीक है? क्या वो आज भी घर नहीं आएंगे? उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि वो कुछ दिनों तक अपने पुराने मेंशन पर रहेंगे और आपको रोज खाना दे दिया करूं। राघव एकांशी के बात का जवाब देता है ठीक है, आप इसे मुझे दे दीजिए। कहते हुए एकांशी खाने के बैग को ले लेती है और घर के अंदर आने को कहती है नहीं, मुझे आयांश सर के लिए कुछ अर्जेंट काम करने हैं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर राघव भी वहाँ से चला जाता है। इधर आयांश गुस्से में अपनी कार को तेजी से भगा रहा होता है। उसके मन में इस वक्त नक्श और एकांशी को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं। उन सवालों के बारे में सोचते हुए ही आयांश अपनी कार की स्पीड को कम कर देता है और एक समय के बाद वो अपनी कार को पूरी तरह से रोककर सड़क को घूरने लगता है। नक्श का उसके घर पर होना ना जाने क्यों उसे तकलीफ दे रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि नक्श एकांशी से प्यार करता है और कोई भी अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकता, तो नक्श ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए क्या किया होगा। इतना सोचते हुए ही वो अपनी कार को मोड़कर वापस अपने डैड के मेंशन पर चला जाता है और वहाँ जाकर काफी ड्रिंक करने के बाद सोफे पर ही बदहवास सो जाता है। इधर एकांशी आयांश के भेजे गए खाने को देखते हुए ही वही डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए गहरी नींद में चली जाती है। सुबह आयांश बिजनेस सूट पहने अपने बालों में जेल लगाकर सेट करने के बाद राघव को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या सब कुछ रेडी है? जी सर, एवरीथिंग इज रेडी। प्रेस आपकी मीटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड है, उन्हें पता चला कि आपको डायरेक्टर की कुर्सी से हटाया जा रहा है। ओके, राघव के लंबे चौड़े बात का आयांश इतना ही जवाब देता है और घर के दरवाजे को खोलकर बाहर जाने ही वाला होता है कि उसे मेंशन के सामने नक्श अपनी का बैठा हुआ नजर आ। कॉल को कर उस ओर ही बढ़ जाता था। आप मेरी एकांशी को मुझसे छीन कर उसके साथ काफी खुश होंगे, लेकिन आप तो यहाँ अकेले और वो वहाँ अकेले रह रही है। नक्श कार से निकल मुस्कुराते हुए कहता है मुझे नहीं लगता मुझे किसी से कुछ भी छीनने की जरूरत है। उस रात एकांशी और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी रजा भी थी, मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। आयांश अपने हाथ को पॉकेट में डालकर कहता है वो भोली है और सीधी भी, आपने उसके साथ जो भी किया या उस रात जो भी हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कल जब मैं आपके मेंशन गया तो मैंने एकांशी की हालत देखी, उसकी आंखें लाल थी, वो रोई थी, उसके सिर में दर्द था, इनफैक्ट उसे चला तक नहीं जा रहा था। क्या आप उसे मार देना चाहते हैं? मैं बस यहाँ आपसे यही कहने आया हूँ कि दोबारा मैं उसे इस हालत में नहीं देखना चाहता। नक्श बोल ही रहा होता है कि आयांश सख्त लहजे में कहता है मेरे पास इन सब बकवास के लिए वक्त नहीं है, किसी लड़की के टॉपिक पर मैं बहस करके अपनी मीटिंग लेट नहीं कर सकता। इतना कहते हुए आयांश वहाँ से मुड़कर अपनी कार की ओर बढ़ जाता है और कार में बैठकर नक्श के सामने रोकते हुए कहता है उसे मेरी एकांशी कहने की जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हारी नहीं है। इतना कहकर आयांश वहाँ से चला जाता है और नक्श एकांशी के बारे में सोचते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। मीटिंग हॉल में पहुंचने पर नक्श वहाँ पर सब पर अपनी नजर डालता है और सुनीता का मैनेजर उसे बैठने को कहता है। पहले से ही वहाँ सब आ चुके होते हैं, जिससे नक्श के आते ही मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग को रोकते हुए नक्श कहता है भाई कहाँ है? क्या इस मीटिंग में कंपनी का डायरेक्टर मौजूद नहीं रहेगा? मायरा नक्श की बात का जवाब देते हुए कहती है भाई की जगह मिस्टर राघव उनके असिस्टेंट मीटिंग में रहेंगे, क्योंकि भाई को कुछ अनाउंस करना था कंपनी के लिए। ठीक है, मीटिंग पर ध्यान दो, सुनीता कहती है और अपने मैनेजर की ओर इशारा करती है, जिससे मैनेजर कहता है अब हम इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कारण है आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी के भविष्य की सुरक्षा, जिसका जल्द से जल्द बोर्ड मेंबर। मैनेजर बोल ही रहा होता है कि नक्श अपने हाथ को उठाकर सबको रोकते हुए है एक मिनट, मीटिंग कारण बताने पहले हमें डायरेक्टर आयांश के अनाउंसमेंट को सुन लेना चाहिए। आज की मीटिंग पर इसका काफी असर पड़ सकता है, इसलिए हमें उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। मायरा कहती है मैं मिस्टर नक्श से सहमत हूँ। सुनीता को ये पता था कि आयांश प्रेस में कुछ ऐसा कह देगा कि उसकी कुर्सी बच जाएगी, जिससे वो नक्श और मायरा पर गुस्सा करते हुए कहती है क्या कह रहे हैं आप दोनों? पहले हमें अपना काम करना चाहिए, उसके बाद हम देख लेंगे। वो हमारे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। इधर आयांश प्रेस मीटिंग के लिए एक स्टेज पर खड़ा था, जहाँ उसके आगे एक माइक लगी होती है और मीडिया द्वारा लगातार फोटो खींची जा रही थी। सबको देखकर आयांश कहना शुरू करता है मैं आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर आयांश आदित्य हूँ। जब मैंने अपनी कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लिए, उस प्रोजेक्ट को करके दिखाया जो रिस्की था, जिसे कोई भी करना नहीं चाहता था। मैंने अपनी कंपनी को वो हर सीढ़ी दी जो उसे ऊंचाई तक ले गई, लेकिन मैं एक जगह गलत था। मैं आज तक सिर्फ बड़ी कंपनी के साथ काम करता था, छोटी छोटी कंपनियां भी मेरे साथ काम करना चाहती है, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। आयांश की बातें पूरी मीडिया बिल्कुल खामोशी से सुन रही थी और उसकी कही गई बातों को अपने लैपटॉप या कॉपी पर लिख रही थी। कैमरे की फ्लैश लाइट लगातार आयांश पर पड़ रही थी, लेकिन आयांश बिना रुके सामने देखते हुए बोले जा रहा था बीते रोज मुझे एहसास हुआ कि आप सबको मसालेदार न्यूज बहुत पसंद है, आप सब उसके लिए कहीं भी घुस सकते हैं, लेकिन आज की इस प्रेस मीटिंग का एक ही मकसद है, आप सबको इस साल की सबसे बड़ी न्यूज देना। अब से आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जिन्हें मेरी कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। मैं उन सारी छोटी कंपनियों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जो मेरे साथ काम करना चाहती है। इधर इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में आयांश के इस अनाउंसमेंट से सारे लोग सकते में आ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। राघव को पहले से इसके बारे में पता था, जिससे उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है, लेकिन सुनीता का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। प्रेस का एक रिपोर्टर आयांश से कहता है सर 35 सालों में आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये एक अलग डिसीजन लिया है।
क्या आपने इसका कोई प्लान बनाया हुआ है? अयांश कहता है, सबसे पहले आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी उस कंपनी में निवेश करेगा जिनके पास जिंदगी को आसान बनाने के लिए नया आइडिया हो। वो नई मशीन, नई तकनीक की खोज करना चाहते हो और ऐसे मशीन या चीजें बनाएं जो मजबूर या असहाय लोगों की मदद करें उस वक्त जब उनके साथ कोई नहीं होता। मैं चाहता हूँ ऐसी कंपनियां जो पैसों के अभाव से दुनिया को बेहतरीन चीज नहीं दे पा रही और अपने आइडिया को अपने दिमाग तक ही सीमित कर दे रहे हैं, उनके उस आइडिया को रियलिटी का रूप देकर दुनिया के सामने लाया जाए। क्या आप इसमें कंपनी का पैसा लगाने वाले हैं? इससे कोई लाभ नहीं हुआ और आपकी कंपनी का और भी ज्यादा लॉस हो गया तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान होगा? एक रिपोर्टर पूछता है, मैं इसमें कंपनी के पैसे नहीं लगाने वाला, इसमें मेरे खुद के पैसे लगेंगे, लेकिन सारी प्रॉफिट कंपनी को ही दी जाएंगी। और आज तक कभी भी अयांश आदित्य ने बैकअप प्लान नहीं सोचा। प्लान एक ही होता है, पहला या आखिरी, रास्ते बदलना मुझे पसंद नहीं। अयांश स्टेज पर घूमते हुए कहता है। इधर मीटिंग हॉल में उपस्थित एक बोर्ड मेंबर अपने लैपटॉप को सबकी ओर घुमाता हुआ उत्साह भरे लहजे में कहता है, कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, कंपनी के स्टॉक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, डायरेक्टर अयांश के अनाउंसमेंट ने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में पूरी तरह से ऊपर कर दिया है। मीटिंग में उपस्थित बाकी सारे लोग भी अपने अपने लैपटॉप में अपनी कंपनी को लेकर सारे न्यूज पढ़ रहे होते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट को लेकर प्रपोजल भी आने लगते हैं जिससे सब हैरान रह जाते हैं और सुनीता गुस्से में अपने मैनेजर की ओर देखती है जिससे वो सबको शांत करते हुए कहता है, इस बात पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है, डायरेक्टर अयांश को हमें कंपनी से निकालना। वो बोल ही रहा होता है कि नक्श उसे फिर रोक देता है और कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने फिर से साबित किया है कि ग्रुप ऑफ कंपनी